हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के लिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो एक लेसन है जिसका नाम है उत्पादन तथा लागत, इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। और इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, और उससे संबंधित और भी जो रिलेटेड फैक्ट थे उसको भी हमने जानने का प्रयास किया। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम तथा लागत, अर्थात हम उत्पत्ति ह्रास नियम को लागत की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण क्या होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हम उत्पत्ति ह्रास नियम को लागत की दृष्टि से देखें तो इसे परिवर्तनशील लागत का नियम या लागत वृद्धि नियम कहते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हम परिवर्तनशील अनुपात के नियम को या उत्पत्ति ह्रास नियम को लागत की दृष्टि से देखें तो इसे परिवर्तनशील लागत का नियम या लागत वृद्धि का नियम कहते हैं। प्रारंभ में अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए जब परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन अनुपात से अधिक प्राप्त होता है। प्रारंभ में जब कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है और अन्य परिवर्तनशील साधनों को जब बढ़ाया जाता है तो प्रारंभ में क्या होता है कि एक बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। साधनों की अविभाज्यता के कारण, साधनों के पूर्ण प्रयोग के कारण, पूर्ण उपयोग के कारण, साधनों के अनुकूलतम संयोग के कारण तो एक बढ़ता हुआ प्रतिफल प्राप्त होता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि फिर उत्पत्ति समता नियम लागू होता है, मतलब जितना साधन बढ़ाएंगे उतनी उत्पादन की मात्रा प्राप्त होगी। और फिर जब अनुकूलतम साधन भंग होता है और अनुकूलतम साधन का जब संयोग भंग होता है तो अंत में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, अर्थात हम जितना जो उत्पादन के साधन की मात्रा बढ़ाते हैं उससे उत्पादन जो है उसके अनुपात में कम बढ़ता है। इसे ही उत्पत्ति ह्रास नियम बोलते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रारंभ में अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए जब परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन अनुपात से अधिक प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि MC और AC दोनों गिरती है, सीमांत लागत और औसत लागत दोनों गिरती है प्रारंभ में जब हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं। यदि परिवर्तनशील साधन की और अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो पहले सीमांत लागत MC जो है एक बिंदु पर निम्नतम होकर बढ़ने लगती है। यदि परिवर्तनशील साधन की और अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो जो सीमांत लागत MC है एक बिंदु पर निम्नतम होकर वह बढ़ने लगती है। इसके पश्चात औसत लागत एक बिंदु पर निम्नतम होती है और फिर बढ़ने लगता है। इसको मैं एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, इधर OY एक्सिस पर लागत है और इधर जो है OX एक्सिस पर परिवर्तनशील उत्पादन के साधन दिए गए हैं। तो इसमें क्या है कि यदि परिवर्तनशील साधन की और अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो पहले सीमांत लागत जो है MC एक बिंदु पर निम्नतम होकर, देखिए यहाँ ना MC जो है यहाँ पर निम्नतम हो रही है, ठीक है, निम्नतम होकर फिर क्या है, फिर ये बढ़ने लगती है, ऊपर बढ़ने लगती है। इसके पश्चात औसत लागत एक बिंदु पर निम्नतम होती है। फिर देखिए यहाँ पर औसत लागत यहाँ पर निम्नतम हो रही है। औसत लागत जो है एक बिंदु पर निम्नतम होती है और फिर वह बढ़ने लगती है। फिर देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रही है। सीमांत लागत रेखा, ये जो सीमांत है MC है, जो सीमांत लागत रेखा है औसत लागत रेखा के निम्नतम बिंदु से गुजरती है। यहाँ पर जो MC है ये जो है, ये जो औसत लागत है यहाँ पर ये इसका निम्नतम बिंदु है और जो MC है इसके निम्नतम बिंदु से होकर के गुजरती है। चित्र ये दिखाता है कि चित्र जो है ये स्पष्ट करता है कि E बिंदु पर औसत लागत निम्नतम होती है। चित्र ये दिखाता है कि प्रारंभ में जो है AC भी घटती है और MC भी घटती है और E बिंदु पर औसत लागत निम्नतम हो जाती है। यहाँ पर देखिए E बिंदु पर औसत लागत जो है वह निम्नतम हो जाती है। इसके बाद यह बढ़ने लगती है। सीमांत लागत MC भी E बिंदु से गुजरती है। सीमांत लागत MC भी E बिंदु से गुजरती है और फिर आगे ऊपर की तरफ ये बढ़ती है। E बिंदु के बाद से AC तथा MC दोनों बढ़ने लगते हैं। देखिए यहाँ पर E बिंदु के बाद से AC बढ़ने लगता है और MC भी बढ़ने लगता है और इस बिंदु के बाद से लागत वृद्धि नियम लागू होता है। यही इसी बिंदु के बाद से लागत वृद्धि नियम लागू होता है। तो यही है
लागत की दृष्टिकोण से उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या। लागत के दृष्टिकोण से उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या यही है कि प्रारंभ में जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो एमसी भी गिरती है और एसी भी गिरती है। फिर एसी जो है अपने न्यूनतम बिंदु पाती है, फिर वो उठने लगती है। और एमसी भी जब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो एमसी क्या करती है कि जो एसी का जो न्यूनतम बिंदु है वहाँ से वह गुजरती है और यह भी ऊपर उठने लगती है। अर्थात इस ई बिंदु के बाद जो है उत्पत्ति वृद्धि नियम, इसके बाद जो है लागत वृद्धि नियम लागू होता है। लागत वृद्धि नियम का मतलब कि जब हम जितना जो है उत्पादन की साधनों की मात्रा बढ़ाते हैं, हमको उत्पादन की मात्रा उसके अनुपात में प्राप्त नहीं होती है, अर्थात उससे कम प्राप्त होती है। इसे ही लागत वृद्धि नियम या उत्पत्ति ह्रास नियम बोलते हैं। इसका उत्पत्ति ह्रास नियम का जो है लागत वृद्धि नियम भी उत्पत्ति ह्रास नियम को ही बोलते हैं। इसका मतलब कि जब लागत में वृद्धि होगी तो अपने आप उत्पत्ति में कमी होगी। अब आइए समझते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण कौन से हैं। क्योंकि उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के कुछ कारण हैं। आखिर क्यों लागू होता है, क्यों जो है उत्पादन अंततः घटने लगता है, उसका कुछ तो कारण होगा। तो उसी को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्या है, स्थिर साधनों का अल्प प्रयोग। पहला कारण ये है इसका कि स्थिर साधनों का अल्प प्रयोग होता है। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में उत्पादन के स्थिर साधन जैसे कि मशीन होती है, उसका अल्प प्रयोग होता है। उसके पूर्ण प्रयोग के लिए परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम की अधिक इकाइयों की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने के फलस्वरूप स्थिर साधन का पूर्ण प्रयोग होने लगता है। परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन संभव हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, या अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन बढ़ने लगता है। अतः घटते प्रतिफल के नियम की पहली स्थिति और अर्थात साधन के बढ़ने प्रतिफल की स्थिति लागू होती है। मैं इसको सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्थिर साधन का जब अल्प प्रयोग होता है तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। जैसे कि एक बड़ी मशीन लेकर के आते हैं आप, जूते बनाने वाली, ठीक है। तो उस बड़ी मशीन की क्षमता है रोज 1000 जूते बनाने की, उसकी अधिकतम क्षमता है। लेकिन और उस 1000 जूते बनाने के लिए 100 मजदूरों की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन जो है यदि उस मशीन का अल्प प्रयोग हो रहा है, अर्थात यदि आप जो है 50 मजदूर लगा रहे हैं या 50 से कम लगा रहे हैं, तो वह मशीन जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर सकती। तब क्या होगा, कम उत्पादन होगा, अर्थात लागत में वृद्धि होगी। जितनी क्षमता उसकी है उतना जो है उतने परिवर्तनशील साधन उसके साथ काम नहीं कर रहा है। जैसे श्रम है तो परिवर्तनशील साधन है, तो वह जो है परिवर्तनशील साधन के पर्याप्त मात्रा में न लगने के कारण जो इससे साधन जो मशीन है वह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर रही है। तो यह भी एक कारण होता है उत्पादन लागत में वृद्धि का। तो यहाँ पर उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है उत्पादन के साधनों की अविभाज्यता। उत्पादन के साधनों की अविभाज्यता। देखिए, उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और सीमित होने के साथ साथ वे अविभाज्य भी होते हैं, अर्थात एक निश्चित सीमा से अधिक उनको विभाजित तो नहीं किया जा सकता। जो अविभाज्य साधन होते हैं जैसे कि मशीन है, उसका आदर्शतम बिंदु तक या उसकी पूर्ण क्षमता के बिंदु तक तो उत्पादन बढ़ता है, मतलब उसका जो आदर्श बिंदु होता है वहाँ तक तो उत्पादन बढ़ता है। लेकिन इसके आदर्श बिंदु के बाद इनका अधिक प्रयोग करने पर उत्पादन में वृद्धि की दर कम हो जाती है। यदि हम नए साधन लगाते हैं तो उनकी पूर्ण क्षमता का प्रयोग न होने से लागत बढ़ जाती है, अर्थात उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। क्योंकि साधन को जो है जैसे साधन या मशीन है को छोटी छोटी मात्रा में विभाजित तो नहीं किया जा सकता। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का नेक्स्ट कारण क्या है, अनुकूलतम आकार के बढ़ जाने पर। अनुकूलतम आकार के बढ़ जाने पर देखिए, अल्पकाल में यदि कोई फर्म अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन करती है तो यह नियम लागू होने लगता है। अल्पकाल में फर्म का औसत लागत वक्र जो यू आकार का होता है, अल्पकाल में फर्म का जो औसत लागत वक्र होता है जो यू आकार का होता है, ठीक है। और इसका न्यूनतम बिंदु
न्यूनतम लागत का द्योतक होता है। इसका जो न्यूनतम बिंदु होता है वो न्यूनतम लागत का द्योतक होता है। यदि कोई फर्म इस बिंदु के दाहिनी तरफ उत्पादन करती है, मतलब इस तरफ उत्पादन करी, यदि कोई फर्म जो है इस न्यूनतम बिंदु के दाहिनी तरफ जो है यदि उत्पादन करती है तो प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ने लगती है और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर है, ये फर्म है, ये औसत लागत वक्र है, इसका ये न्यूनतम बिंदु है। अगर इसके इस तरफ, इस दाहिनी तरफ जो है, इस तरफ यदि उत्पादन कोई फर्म उत्पादन करती है तो वहाँ पर लागत वृद्धि नियम लागू होता है, अर्थात उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। अब इसका नेक्स्ट कारण जो है उत्पादन के साधनों का पूर्ण स्थानापन्न न होना। उत्पादन के साधनों का पूर्ण स्थानापन्न न होना। देखिए उत्पादन के साधनों के प्रतिस्थापन की लोच असीमित नहीं होती है। जो उत्पादन के साधन हैं उनकी प्रतिस्थापन की लोच जो है वो असीमित नहीं होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। अर्थात यदि कुछ सीमा तक उत्पादन के एक साधन को उत्पादन के दूसरे साधनों के स्थान पर रखा जा सकता है, फिर भी उत्पादन के साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते। देखिए उत्पत्ति ह्रास नियम का एक कारण ये भी है कि उत्पादन के साधनों का पूर्ण स्थानापन्न होना। हाँ, ये है कि हम जो है एक उत्पादन के साधन के स्थान पर दूसरे उत्पादन के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से उसको स्थानांतरित नहीं कर सकते। वह अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं, जिसके कारण जो है लागत वृद्धि नियम लागू होता है। तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के 4 कारण हैं। स्थिर साधन का अल्पप्रयोग, दूसरा है उत्पादन के साधनों की अविभाज्यता, तीसरा है अनुकूलतम आकार के बढ़ जाने पर उत्पादन के और चौथा है उत्पादन के साधनों का पूर्ण स्थानापन्न न होना। देखिए लास्ट में एक प्रश्न आता है, अंतिम प्रश्न आता है, क्या उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्थगित किया जा सकता है? क्या उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्थगित किया जा सकता है? हाँ, तो इसका उत्तर ये है कि हाँ, कुछ समय के लिए किया जा सकता है। यदि उत्पादन तकनीकी में सुधार हो जाए, जिस टेक्नोलॉजी से हम प्रयोग कर रहे हैं उससे यदि बेटर टेक्नोलॉजी लेकर के आए उत्पादन की, तब स्थगित किया जा सकता है। और जब स्थिर साधनों के किसी स्थानापन्न की खोज कर ली जाए, कि जो कोई स्थिर साधन उसका जब कोई सब्स्टिट्यूट खोज लिया जाए, कोई स्थानापन्न साधन खोज लिया जाए, तब इसको स्थगित किया जा सकता है। हाँ, लेकिन उत्पत्ति ह्रास नियम को क्रियाशील होने से रोका नहीं जा सकता। यह जो है अंततः इसको लागू होना ही है। जब यदि हम अपने तकनीकी उत्पादन की जो तकनीकी उसमें सुधार कर लें और जब स्थिर साधनों की किसी स्थानापन्न की खोज कर लें तो इससे जो है थोड़े समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। इस परिस्थितियों में जो है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, परंतु उसे पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रयोग, कृषि कला में सुधार, उन्नत बीज, अच्छी खाद, यातायात तथा संवाद वाहन के साधनों में विकास इत्यादि से इस नियम की क्रियाशीलता को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, किंतु उसे पूर्णतः स्थगित नहीं किया जा सकता। इसके उदाहरण कुछ देश भी हैं, जैसे कि अमेरिका है, जर्मनी है, ब्रिटेन है। इन लोगों ने उपयुक्त कारणों से जो है उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को रोका है, कुछ समय के लिए रोका है उन्होंने, लेकिन इसको पूर्णतः समाप्त तो नहीं किया जा सकता, अंततः इसे घटित तो होना ही है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।